अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। केजरीवाल खुद आईआईटी से पढ़े हैं, इसलिए इंजीनियर्स उन्हें बेहद पसंद हैं। इसलिए एएपी में कई इंजीनियर्स भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक और खासियत है कि इसमें ढेर सारे लंपट हैं। इस पार्टी का कोई नेता अपनी पत्नी पर कुत्ते छोड़ देता है, पकड़ा जाता है और मंत्री पद गंवा देता है, तो कोई सीएम बनने के बाद दूसरी शादी कर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो सीएम हाउस में अपनी ही महिला सांसद की जमकर पिटाई कर देता है। लेकिन ताज़ा मामला एक तरफा प्यार का है, जिसमें पढ़कर केजरीवाल की पार्टी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेता लड़की को ही किडनैप करवा लेते हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव वर्मा ने एक तरफा प्यार में युवती का अपहरण करके बंधक बना लिया। उसके बाद उसे कार में बैठाकर शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाता रहा। ये पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना इलाके का है, जहां युवती को गौरव वर्मा ने सस्ता लैपटॉप दिलाने का झांसा देकर कार में बैठा लिया। इसके बाद युवती को बाईपास, कैलाशपुरी और रिंग रोड सहित कई दूसरी जगहों पर घुमाया गया। फिर उसे नेहरू नगर स्थित घर में ले जाया गया। यहाँ पर युवती के पैर हाथ में रस्सी बांधी, कपड़ा मुंह में ठूस दिया गया ताकि वो शोर न मचा सके। गौरव और उसके साथी बाहर खाना लेने के लिए गए थे, तभी कार ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर युवती को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही युवती ने पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई और इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर पूरे मामले की शिकायत करवाई। गौरव पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, दिल्ली की एक आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर आया है। 2018 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर साल 2018 में चुनाव लड़ चुका है। चुनाव हारने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके बाद उसका तलाक हो गया। आरोपी गौरव वर्मा के साथ सनी साकेत और निखिल साकेत को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस के द्वारा कार, रस्सी, टेप, काला कपड़ा और चाकू बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा गरमाने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में यू टर्न ले लिया। कांग्रेस को लगने लगा कि अगर उसने कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे से अपने को अलग नहीं किया तो उसे काफी नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग से पलट गए। इसके बाद जम्मू और कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक अहमद कर्रा ने भी इस मुद्दे पर इसी तरह का रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित हालिया प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 की बहाली की कोई मांग नहीं उठाई गई और ना ही कहीं और इसका उल्लेख ही किया गया। कांग्रेस के इस यू टर्न पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा रहुल्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भी ये अधिकार नहीं रखता कि वो विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को गलत तरीके से प्रस्तुत करे। आगा ने कहा कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक अहमद कर्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग न तो पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में उठाई गई थी और न ही कहीं और इसका जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने विधानसभा के प्रस्ताव के बाद इस मुद्दे पर अपनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी है। कर्रा ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद अब केवल पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग ही बाकी है। पिछले सप्ताह जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटियों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव को भाजपा के विरोध के बावजूद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस के सभी 6 विधायक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते नजर आए। कर्रा ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए वो राज्य का दर्जा बहाल करना है। भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर्रा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का पहला कदम है और केंद्र सरकार को किसी भी कारण से राज्य की जनसंख्या के अधिकारों और सुरक्षा से इनकार नहीं करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने कहा वो तब तक उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की घटना का उपयोग महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में अपने लाभ के लिए कर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक आम आदमी पार्टी को चुनाव दर चुनाव झटके लग रहे हैं। पार्टी का जनाधार तो सिकुड़ ही रहा है, साथ ही पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने भी समय समय पर केजरीवाल को झटके दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने का वक्त है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कितने विधायक और पार्षद पार्टी छोड़ेंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक आम आदमी पार्टी के 4 विधायक और 10 पार्षद पाला बदल चुके हैं। माना यह जा रहा है कि कई और विधायक और पार्षद पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उनमें से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस में शामिल हुए। इसे देखकर अरविंद केजरीवाल भी इसी खेल में जुट गए। उन्होंने बीजेपी के और कांग्रेस के कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया, जिसे लेकर पार्टी के अंदर एक दूसरा ही विवाद शुरू हो गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 104 से 114 पार्षद हो चुके हैं। हालांकि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन महज 3 वोट से जीत के कारण उसकी काफी किरकिरी हुई। इस दौरान पार्टी के 8 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश कुमार खींची दिल्ली के नए मेयर चुन लिए गए। दिल्ली नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसकी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चुनाव में भाजपा 104 पार्षद जीत कर आई थी, अब भाजपा के 114 पार्षद हो चुके हैं। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के 4 से ज्यादा पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और अब महापौर के चुनाव में भी 8 पार्षदों द्वारा क्रॉस वोट करने का मामला सामने आया। हालांकि कुछ पार्षद भाजपा में आकर वापस चले गए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 के करीब पार्षद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मुस्तफाबाद से कांग्रेस पार्षद सबीरा बेगम अब फिर से आम आदमी पार्टी में चली गईं। चुनाव जीतने के बाद दिसंबर 2022 में वो कांग्रेस छोड़कर गई थीं, लेकिन स्थानीय जनता ने वोट से दगा करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ इलाके में प्रदर्शन किया था और इसके बाद वो कांग्रेस में वापस आ गई थीं। लेकिन बृहस्पतिवार को वो बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। बताया जा रहा है हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए मतीन अहमद के कहने पर वो आई हैं। दिल्ली में महापौर का चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महेश कुमार को बधाई दी। उन्होंने महेश कुमार से कहा कि आप मन लगाकर जनता के लिए काम और एमसीडी में हो रहे अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने रविंद्र भारद्वाज को उप महापौर चुने जाने पर बधाई देते हुए उनसे निगम में हो रहे जनहित के कामों को मजबूती से आगे बढ़ाए जाने के लिए कहा। डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने भी महेश कुमार और रविंद्र भारद्वाज को जीत पर बधाई दी। आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया। वरिष्ठ पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के नए मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची को दिली मुबारकबाद। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की आवाज और बाबा साहेब के संविधान की वजह है। दलित विरोधी ताकतों ने चुनाव में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन संविधान और जनता का हौसला हर साजिश पर भारी पड़ा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बदौलत दिल्ली को एक दलित मेयर मिला। मुझे पूरा भरोसा है कि महेश कुमार खींची के नेतृत्व में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल के विकास के विजन को नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को गहरी चोट दे दी है। आम आदमी पार्टी ने जिन्हें गुपचुप तरीके से दिल्ली में बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, एलजी ने सीधे उन पर ही तगड़ी चोट कर दी। असल में एलजी सक्सेना ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश पर दिल्ली पुलिस को दिए। इस बात से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। पलटकर हास्यास्पद तरीके से अवैध घुसपैठ के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा और एलजी ने इसके लिए पुलिस को 1 महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए 1 महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करें। एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। पत्र में कहा गया कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध अप्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास चल रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं, ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। एलजी के पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। पत्र में कहा गया कि ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्क्स पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सक्सेना ने कहा कि यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा के बीच में पार्टी के मंडल प्रभारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और उन्हें क्या करना है ये बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। ये कोई मान कर न चले, मतलब बहुतों को टिकट नहीं मिलेगा, यानी उनके टिकट कटने जा रहे हैं। टिकट के लिए मौजूदा विधायकों को भी इम्तिहान पास करना होगा और ये इम्तिहान कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का सर्वे होगा। सर्वे लिस्ट में जो अपने इलाके का टॉपर होगा टिकट भी उसी को मिलेगा। मतलब कि जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता विधायक भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। क्या पता पार्टी अपनों का टिकट काट कर बाहर से आए नेताओं को उम्मीदवार बना डाले। अब सवाल ये कि इन सब के बावजूद क्या जीत और सत्ता में वापसी भी पक्की हो पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ साथ अन्य संभावित उम्मीदवारों के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी का सर्वे विधायकों के चयन का आधार तो होगा ही, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया भी होगा। सर्वे के जरिए दिल्ली के लोग खुलकर राय दे सकेंगे कि उनके इलाके के विधायक ने कितना काम किया। पार्टी के अंदर कांग्रेस छोड़कर आए मतीन अहमद और बीजेपी से आने वाले ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेताओं को टिकट दिया जाता है तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटना ही पड़ेगा, सिवा उन विधानसभा क्षेत्रों के जहां हार का मुंह देखना पड़ा था। और ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं, हर राजनीतिक दल में ये होता रहा है, लेकिन अक्सर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा होता है तो विधायकों का ही कसूर क्यों समझा जाए। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ विधायक ही जिम्मेदार होंगे? कुछ विधायक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की बात हो रही है वैसे तो नहीं लगता। लेकिन सवाल ये भी कि सत्ता विरोधी लहर क्या विधायकों के ही खिलाफ हो सकती है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों को और खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हो सकती। दिल्ली में शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी जैसे प्रदूषण के मुद्दे, यमुना की सफाई जैसे बड़े मुद्दे, और इन सब के लिए विधायक तो कतई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो केजरीवाल सहित वे मंत्री हैं जिनके जिम्मे ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली शराब के चलते अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह उसी मामले में जमानत पर हैं। अगर ये दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता है तो इसमें विधायकों की क्या भूमिका है? शराब नीति में बदलाव का फैसला कैबिनेट का था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वे विधायक हो सकते हैं जो मंत्री बने और कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो और चुनावों के जरिए अग्नि परीक्षा दे रहे हों, लेकिन सत्ता में वापसी तो तभी हो सकेगी जब लोग इसे राजनीतिक नजरिए से देखें और विरोधियों की राजनीतिक साजिश वाली अरविंद केजरीवाल की बात को मान लें। स्वाति मालीवाल केस को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह आतिशी के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला, संदेह तो गहरा होता ही गया। और इस मामले का कुछ न कुछ असर तो लोकसभा चुनाव में भी देखा ही जा चुका है और मानकर चलना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे हालात में कैसे मान लिया जाए कि बिना मंत्रियों के टिकट काटे ही केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भगवंत मान को बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। वे बीजेपी के साथ मिलकर काम करने को बेचैन हैं। मान चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर वे पंजाब की सरकार चलाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार अपनी टांग फंसा देते हैं। वे चाहते हैं कि पंजाब में अस्थिरता बनी रहे।
यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद मान ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा दिल्ली में आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं ने किया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने केजरीवाल की मर्जी के मुताबिक फंड भी नहीं जुटाए। असल में केजरीवाल पंजाब को आम आदमी पार्टी के एटीएम से ज्यादा कुछ नहीं मानते। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अरविंद केजरीवाल पर इसीलिए अपनी भड़ास निकाली और कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को उसी हाल में रखना चाहते हैं जैसा हाल कांग्रेस ने किया। उन्होंने पंजाब और कांग्रेस की सरकारों को पंजाब के मुद्दे हल न करने के आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने पंजाब का मजाक बना दिया है, लेकिन बीजेपी पंजाब को बर्बाद नहीं होने दे सकती। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सुनील जाखड़ ने बताया उन्होंने ये पद इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। उन्होंने कहा हालांकि पार्टी को 18.3% वोट शेयर्स मिले, इसके बावजूद एक भी सीट न जीत सके। जाखड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि वो कभी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में नहीं लौटेंगे। जाखड़ ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं रखते क्योंकि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी संघर्षों का हवाला देते हुए भी ये कहा कि कांग्रेस में कौन सा गुट मैं ज्वाइन करूं। जाखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस के नेताओं जैसे चरणजीत सिंह चन्नी, अंबिका सोनी ने पार्टी में गहरे मतभेद पैदा किए। उन्होंने कहा कि उन्हें गहरा आघात तब पहुंचा जब उन्हें बताया गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो हिंदू हैं। इसके बाद उन्हें पार्टी से बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया। जाखड़ ने कहा कि 50 साल बाद अगर हाईकमान मुझसे फोन पर भी बात नहीं कर सकते तो कम से कम ये पूछे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इसके बाद उन्होंने पंजाब को पहचान की राजनीति से बचाने के उद्देश्य से बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो इसमें पूरी तरह से सफल न हो सके। सुनील जाखड़ ने माना कि बीजेपी शायद पंजाब की राजनीतिक संवेदनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाई। उन्होंने पंजाब की विशेष मानसिकता और पहचान को समझने की सलाह दी। जाखड़ ने कहा कि पंजाबी अलग तरह से सोचते हैं, हमारी अपनी पहचान है। उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच समन्वय की कमी की आलोचना की। जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल के कारण इसमें बाधाएं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में एलजी सक्सेना और आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से आमने सामने है और यमुना के प्रदूषण को लेकर एलजी ने अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया और सीधे सीधे यमुना के प्रदूषण की जिम्मेदारी केजरीवाल पर डाल दी। एलजी सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे यमुना सफाई के प्रयासों को रोकने में भले ही केजरीवाल सफल हो गए हों, लेकिन रोकने के 16 महीने बाद उन्होंने खुद यमुना की सफाई के लिए एक भी काम नहीं किया। लेकिन कामों के क्रेडिट के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि एलजी की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली में कोई नया काम नहीं किया गया, सभी काम चुनी हुई दिल्ली सरकार की योजनाओं के हिस्से थे। इसके पहले एलजी ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने यमुना के साफ सफाई का काम शुरू किया था और उसके अच्छे परिणाम आ रहे थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा कि उन्हें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाकर काम रुकवा दिया। उपराज्यपाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जनवरी 2023 में यमुना की सफाई के लिए उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की 5 बैठकें हुई थीं और यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर 11 किलोमीटर हिस्से को साफ किया गया। पानी की गुणवत्ता में सुधार होने लगा था। वहीं इसके विरोध में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया। इस कारण 5 महीने में ही यमुना की सफाई का काम ठप हो गया। उसके बाद यमुना की सफाई का काम ना हो सका। यमुना और दूषित हो गई, जिस कारण हाईकोर्ट ने छठ पूजा में नदी में अर्घ्य देने पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि यमुना की सफाई को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता के दौरान कोई नया काम नहीं किया। एलजी का आरोप है कि इन परिणामों से तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि यमुना की सफाई का जो वादा वो 9 साल में जरा भी पूरा न कर पाए, उसका श्रेय उपराज्यपाल को न मिले। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी रोज जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इन सारी परियोजनाओं का पैसा दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली विधानसभा के बजट में पास किया गया था। परियोजनाओं को मंजूरी दिल्ली के चुने हुए मंत्रियों ने दी, उनके लिए पैसा आवंटित किया गया। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि एलजी ने कुछ गैर वैज्ञानिक तरीकों के कारण दिल्ली को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजफगढ़ नाले के अंदर से बहुत सारी गाद को निकलवाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये गाद आगे इकट्ठा होकर यमुना में तली में जाकर भर जाएगी, जिस कारण यमुना के अंदर जितना पानी आ सकता था उसकी क्षमता कम हो जाएगी और ये एक बड़ा कारण था कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलजी के पास ना तो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अनुभव है और ना ही उनके पास कोई तजुर्बा। उन्होंने अफसरों पर दबाव डालकर ये काम करवाया, जिससे दिल्ली के अंदर बाढ़ आई।